इस जर्नी में मैं पहली बार काफ़ी रोया था। अच्छा। तो ये सबसे जो बड़ा सेटबैक था वो फर्स्ट टाइम ये था। जैसे 2018 के बाद में मैं लगातार प्रीलिम्स देता रहा, प्रीलिम्स हो नहीं रहा था लगातार 3 बार। जो अपनी फैमिली है उससे टाइम टू टाइम बात करते रहें, वो आपको ये है कि आपको इमोशनल सपोर्ट देती रहेगी। और जब भी आप हताश होते हैं अपने मम्मी से, हरियाणा का एक बार मेरा प्रीलिम्स भी हो गया था। उत्तराखंड का जो पेपर था वो 1.5 या 2 नंबर से रह गया था। उसके अलावा MPPCS का जो मेरा पेपर था वो 4 नंबर से रह गया था। तो मैं जो भी अपने नॉर्थ इंडियन जो बेल्ट में जो भी स्टेट्स हैं वो सारे मैंने। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ है संतनु सर, जिनका 11वीं रैंक के साथ इस बार UPPCS में SDM के पद पर चयनित हुए हैं। तो आज हम जानेंगे सर के बारे में, सर की जर्नी के बारे में, इनके बचपन लाइफ के बारे में और कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी है। ओवरऑल सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए सर से बातचीत करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस मुकाम को हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आपकी मतलब क्या फीलिंग्स थी और आपके पेरेंट्स के क्या रिएक्शन था? रिजल्ट वाले दिन मैं जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ था कि डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिली है। फिर रिपीटेडली 2-3 बार देखा, तब फिर थोड़ा विश्वास हुआ। फिर मैंने तुरंत पापा को कॉल किया था और उन्होंने उठा भी लिया था उसी टाइम पे, और वो उनको बताया कि मुझे डिप्टी कलेक्टर में मेरा हो गया है। तो वो काफ़ी मतलब उन्होंने बधाई दी पहले तो, और वो फिर मम्मी ने बताया बाद में कि पापा काफ़ी भावुक हो गए थे। अच्छा। तो ये रिएक्शन था। तो रिज़ल्ट आते ही शायद आपके पास कई सारे मैसेजेस कॉल्स आ रहे होंगे, काफ़ी ओवरलोडेड, आप मतलब बहुत बिजी हो गए होंगे उस टाइम। हाँ, बहुत सारे कॉल्स मुझे भी आ रहे थे, और मेरी फैमिली मतलब मेरे पापा हो गए, मेरे चाचा हो गए और मेरे मामा हो गए, उन सबको बहुत सारी जगह से कॉल आ रहे थे, और मुझे तो काफ़ी आ रहे थे और अभी तक भी आ रहे हैं। अच्छा। चलिए सर, आपका नाम क्या है? वैसे नाम तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मेरा जो पूरा नाम है वो शांतनु कुमार सिंसिनवार है, और मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मैंने इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर पंजाब से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो सर, आप सिविल सर्विसेज की जर्नी कब से शुरू की और कितने साल लग गया आपको यहाँ तक आने में? सिविल सर्विस की जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी 2018 से। अच्छा। उसके बाद में जैसे 2018 के बाद में मैं लगातार प्रीलिम्स देता रहा। प्रीलिम्स हो नहीं रहा था लगातार 3 बार UPSC का प्रीलिम्स नहीं हुआ, और UPPCS का मैंने स्टार्ट किया था 2020 से, पहला प्रीलिम्स दिया था तो वो कुछ मार्जिन से रह गया था UPPCS का। दूसरे में भी कुछ कम क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे तो नहीं हो पाया था दूसरे में भी, और ये तीसरा प्रीलिम्स था UPPCS का, और फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू है। और ये 3-4 साल की जो जर्नी है इसमें काफ़ी वैगेज ऑफ फेलियर था, और काफ़ी सेटबैक भी था, काफ़ी हताश भी हुआ, समटाइम्स काफ़ी सैड था। पर यही है कि जब फाइनली कुछ हो जाता है कि व्हेन यू गेट देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो अच्छा लगता है कि कुछ तुमने वर्थ किया अपनी लाइफ में। तो सही रहा है। हाँ। ओके सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि 3 बार आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, 3 बार आप प्रीलिम्स में फेल हुए, तो उसको आप कैसे कंट्रोल किया अपने आप को, और क्या गलतियाँ रही होंगी जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था? जो लगातार मैं 3 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, सबसे बड़ा तो यही था कि मेरी जो फैमिली सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो मेरे पापा हैं वो हमेशा यही कहते थे कि वो कभी ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत हुई, वो यही कहते थे कि अब कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। तो फैमिली सपोर्ट मैं कहूँगा कि 90% से 95% वही था। जैसे मेरी कुछ गलतियाँ रही हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगा। कि जैसे पहला अटैम्प्ट था, उसमें गलती तो नहीं कहूँगा, उस टाइम पे तैयारी उतनी नहीं थी तो पहला अटैम्प्ट में नहीं हुआ था। दूसरे अटैम्प्ट में गलती ये हुई थी कि GS के खूब टेस्ट दिए मैंने, अच्छे से नंबर आ रहे थे, और CSET पे कहीं ना कहीं थोड़ा कम फोकस रहा। मुझे लगता था कि मैं इंजीनियर हूँ, NIT से हूँ, हो जाएगा, तो पर ऐसा नहीं हुआ। फाइनली जब 55 मार्क्स आए तो इस जर्नी में मैं पहली बार काफ़ी रोया था। अच्छा। तो ये सबसे जो बड़ा सेटबैक था वो फर्स्ट टाइम ये था। उसके अलावा एक और सेटबैक था जब CAPF में फिजिकल में लॉन्ग जंप नहीं हुआ था, तब भी मैं काफ़ी रोया था। तो 2 इंसिडेंट्स ऐसे रहे जहाँ काफ़ी मैं नर्वस था, काफ़ी हताश था और भावुक भी था। उसके अलावा जैसे तीसरे अटैम्प्ट में मैंने GS पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करा, CSET बहुत ज़्यादा किया था।
पर फाइनली जीएस में कुछ मार्जिन से थोड़ा सा रह गया। और जो अब ये जो 4th अटैम्प्ट है यूपीएससी का, ये यूपीएससी के जो 4th अटैम्प्ट में मेरा अभी इंटरव्यू है और प्री तो निकल ही गया था, उसके साथ साथ में मेरा पहला ही मेंस था ये। अच्छा, अब तो यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा है? हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, उसी से ही यूपीपीसीएस मेरा हुआ है। अच्छा, मोस्टली और प्रेडोमिनेंटली मैं यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ मैंने यूपी का साइड लाइन मतलब थोड़ा यूपी पीसीएस का थोड़ा बहुत मैंने जैसे करंट अफेयर्स हो गया और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया था। और बाकी जो प्योर बेस है वो मेरा यूपीएससी का है और उसी बेस से मैंने यूपी पीसीएस के आंसर्स लिखे हैं। अच्छा सर, तो आप स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए प्रिपरेशन नहीं किया है, मतलब यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे? मैंने 90% जो मेरी प्रिपरेशन है वो यूपीएससी के लिए है। आईएएस की जो प्रिपरेशन वाली है वही सारी प्रिपरेशन है। उसी के जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस में मुझे मिला है। अच्छा। और इसमें काफ़ी मेहनत मैंने की है यूपीएससी में और उसका कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट हुआ है, इसीलिए 11th रैंक कहीं ना कहीं मिली है मुझे। तो सर, कोई भी एस्पिरेंट जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या उनका जो यूपी पीसीएस का प्रिपरेशन वो अपने आप हो जाता है या फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी देखना पड़ता है? मैं अभी फ़िलहाल में थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया है, पर इससे पहले सिलेबस ऑलमोस्ट मैच कर रहा था। और अभी के केस में ये है कि थोड़ा सा जीएस उन्होंने डाल दिया है, यूपी जीएस के 2 पेपर कर दिए हैं और ऑप्शनल हटा दिया है। तो जो यूपी के जीएस के पेपर हैं कुछ जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इन सब से यूपी का जीएस भी काफ़ी हो जाएगा, इंडियन कल्चर से यूपी का कल्चर भी हो जाएगा। पर इसके साथ साथ में और हमें जैसे रीजनल यूपी में जो मिडीवल टाइम के किंगडम हुए हैं, मिडीवल टाइम पे बहुत सारे सेंट हुए, तो ये सब हमें थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। पीजेंट मूवमेंट्स हो गए, तो ये थोड़ा यूपी का हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा अब इनका वेटेज ज़्यादा हो गया है, पहले वेटेज उतना नहीं था यूपी का, पर अभी वेटेज हो गया क्योंकि 400 मार्क्स का जो 2 जीएस हैं वो ऐड कर दिए हैं इसलिए। तो शायद सर आप राजस्थान से है लेकिन आप यूपी पीसीएस के लिए प्रिपरेशन किया है, तो जो भी स्टूडेंट जो एस्पायरेंट्स अदर स्टेट से या फिर कोई अदर स्टेट के पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मैंने खाली यूपीएससी का ही यूपी पीसीएस का ही नहीं दिया, इसके अलावा मैंने बाकी स्टेट पीसीएस के भी दिए। अच्छा। जैसे हरियाणा का एक बार मेरा प्रीलिम्स भी हो गया था, इस प्रीलिम्स से पहले एक और प्रीलिम्स हुआ था, फिर वो पेपर रद्द हो गया था। अच्छा। तो उसमें हरियाणा का प्रीलिम्स हो गया था। उत्तराखंड का जो पेपर था वो 1.5 या 2 नंबर से रह गया था। उसके अलावा एमपी पीसीएस का जो मेरा पेपर था वो 4 नंबर से रह गया था। तो मैं जो भी अपने नॉर्थ इंडियन जो बेल्ट में जो भी स्टेट्स हैं वो सारे मैंने प्रीलिम्स और ये सब मैंने पेपर्स दिए हैं। तो जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो भी लोग हैं वो साइड बाय साइड मतलब ये भी पेपर दे सकते हैं, काफ़ी ओवरलैपिंग है। और थोड़ा बहुत 7 दिन या 10 दिन थोड़ा उस स्टेट का हम पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा प्रीलिम्स निकलने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो बात करें सर प्रिपरेशन की, आप कहाँ से प्रिपरेशन किए थे? सेल्फ से किए थे या फिर कहीं कोचिंग वगैरह भी आपने लिया था? जैसे ऑप्शनल के लिए मैंने सुब्ररंजन आईएएस से कोचिंग लिया था। उसके अलावा जीएस के लिए उनके यहाँ पे ही सर पढ़ाते थे तो उनसे जीएस और इंटीग्रेटेड एक कोर्स था वो थोड़ा लिया था। उसके अलावा जैसे एथिक्स मैंने अंसारी सर से लिया है। अंसारी सर जो हैं वो लुकमान आईएएस में हैं और वहाँ से एथिक्स किया है। उसके साथ साथ में जैसे सौरभ सर हैं उनके गवर्नेंस के नोट्स पढ़े थे, विवेक सिंह सर की बुक पढ़ी थी। तो ये काफ़ी जब और कुछ जैसे न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स थी वो भी इकट्ठी की, कुछ न्यूज़पेपर से भी नोट्स बनाए। तो वेरियस सोर्सेज से मैंने अपना जो पूरा सोर्स है वो उसको डाइवर्सिफाई किया और वहाँ से अपने खुद के नोट्स बनाए। तो वो काफ़ी कलेक्टिव विजडम क्रिएट हो गई काफ़ी जगह से क्यूमुलेटिवली। अच्छा सर, तो सर जो भी एस्पिरेंट्स जो भी इस बार मतलब प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे रिवीजन करें इन दिनों में? उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपने अब तक टेस्ट दिए जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं एक बार उनको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लो। उसके अलावा कम से कम 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन अभी लिख सकते हो, जैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर सकते हो। और जो यूपीएससी वाले हैं उनको लिए भी यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करो अच्छे से एकदम, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको पैटर्न पता चलेगा कि यूपीएससी किस साइड में पूछती है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर के ही सेम पैटर्न पे पेपर आ जाएगा, क्योंकि समटाइम्स यूपीएससी इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल। पर प्रीवियस ईयर से हमें बहुत
बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, और जो बार बार क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपको एलिमिनेशन और ये सब भी आपको सीखने को मिलेगी। और एक चीज़ और कहूँगा कि ये भी पढ़ लें कि नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक हैं और हमारा 1-2 नंबर से सिलेक्शन रोक देती हैं, तो बाद में बहुत दुख लगता है। तो इन सब पे बिल्कुल ध्यान रखें कि नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, और अच्छे से ऑप्शन पढ़ें, और जब भी गोला भर रहे हैं वो गोला बहुत अच्छे से ध्यान से भरें। और मैं तो कहूँगा जैसे ही आपको 100% श्योर है कि ये मेरा सही है, और एक बार अच्छे से क्वेश्चन की पूरा एकदम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें और तुरंत उसी टाइम पे वो गोला भर दें। तो ये मैं लास्ट मोमेंट पे कहना चाहूँगा। जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहा है, अगर प्रिपरेशन टाइम में कैसे काम रहे, कैसे मोटिवेटेड रहे? डिस्ट्रैक्शन के लिए ये है कि जो भी आप जैसे सोशल मीडिया चला रहे हो उसका एकदम कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, और मतलब फालतू टाइम वेस्ट नहीं करें मतलब सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप इस प्रिपरेशन में हैं, और ये खुद प्रिपरेशन डिमांड करती है कि आप एकदम सीरियस रहें इस पढ़ाई को लेके। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एग्ज़ाम फिर निकलेगा, फिर आपको ही दुख होगा, फिर आपको टाइम लग जाएगा और दिक्कत हो जाएगी फिर बाद में। तो इसीलिए सीरियसनेस से इस एग्ज़ाम को पूरी तरह एकदम कंप्लीट सीरियसनेस से लें। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो अपनी फैमिली है उससे टाइम टू टाइम बात करते रहें। वो आपको ये है कि आपको इमोशनल सपोर्ट देती रहेगी, और जब भी आप हताश होते हैं अपने मम्मी पापा जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनसे बात कर लें, और एक्सेसिव बात भी नहीं करें कि लगातार 3 से 4 घंटे बात कर रहे हैं। और अगर आप 7 दिन में से 6 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। अगर 7 में से 6 दिन अच्छे से कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम पर कंसिस्टेंट पढ़ाई करें, ऐसे नहीं कि 2 दिन की छुट्टी मार ली और थोड़ा फिर इससे ना वो फ्लो बिगड़ जाता है, और वो 2 दिन नहीं वो 3-4 दिन तक रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए कंसिस्टेंट रहें। किसी दिन कम पढ़ाई करने का मन कर रहा है पर उस दिन भी कम से कम 4 से 5 घंटे तो पढ़ ही लें। राइट। यस। तो सर जो भी नया एक्सपीरियंस इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही कहूँगा कि ये जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है, और आप अगर टिके रहे तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और ये परसेवरेंस का भी टेस्ट है, ये काफ़ी टाइम तक चल सकता है, और ये नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो फिर से वापस चले जाएं। इससे अच्छा है आओ ही मत, क्योंकि अगर आप आ गए हो तो कम से कम 50% तो आप सफल हो ही चुके हो, क्योंकि आप इस प्रिपरेशन में आने से पहले बहुत लोग डरते हैं। अगर आप आ गए हो तो आप 50 से 60% आप एकदम आपका काम हो गया है। अब 40% ये है कि अब अच्छे से पढ़ाई करनी है और डेडिकेशन के साथ में एकदम कंसिस्टेंट रहना है इस प्रिपरेशन में। और ज़रूर आपका थोड़ा टाइम लग सकता है पर ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ओके सर, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कीमती टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए द स्टूडेंट्स अवेयर यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।